कार्लोस कास्टानेडा। सपने देखने की कला। पिछले 20 वर्षों में मैंने याकी भारतीयों के मैक्सिकन जनजाति के एक जादूगर डॉन हुआन मार्क्स के साथ अपनी पढ़ाई के बारे में पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी है। अपनी किताबों में मैंने इस बारे में बात की कि उन्होंने मुझे जादू कैसे सिखाया। लेकिन जादू सामान्य अर्थों में नहीं है, अर्थात अलौकिक शक्तियों के कब्जे या जादुई प्रभाव प्राप्त करने के लिए जादू टोना जोड़तोड़, अनुष्ठानों और मंत्रों के उपयोग के अर्थ में नहीं है। डॉन हुआन के दृष्टिकोण से जादू ये धारणा की प्रकृति और हमारे चारों ओर ब्रह्मांड को आकार देने में इसकी भूमिका से संबंधित कुछ सैद्धांतिक और व्यवहारिक मान्यताओं को लागू करने का एक तरीका है। डॉन हुआन की इच्छाओं के बाद मैंने शमनवाद शब्द का उपयोग उस तरह के ज्ञान के नाम के रूप में करने से परहेज किया जो उसने मुझे सिखाया था, क्योंकि शमनवाद एक मानवशास्त्रीय श्रेणी है। अपनी सभी पुस्तकों में मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो डॉन हुआन ने खुद इस्तेमाल किया था, जादू। हालांकि कुछ हद तक समझ में आया कि मुझे क्या सिखाया गया था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैजिक नाम इस पहले से ही बहुत स्पष्ट घटना में अतिरिक्त अस्पष्टता का परिचय नहीं देता है। और नृविज्ञान पर काम उत्तरी एशिया के कुछ स्वदेशी लोगों, साथ ही उत्तरी अमेरिका के कुछ भारतीय जनजातियों में निहित एक विश्वास प्रणाली के रूप में शर्मिंदगी का वर्णन करता है। शर्मनाक व्याख्याओं के अनुसार हमारी दुनिया हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक शक्तियों की अदृश्य दुनिया द्वारा व्याप्त है। ये ताकतें अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती हैं। जो शैमनिक प्रथाओं का मालिक है वो उन्हें बुलाने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम है, जो हमारी सामान्य वास्तविकता और अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र के बीच एक मध्यवर्ती कड़ी है। डॉन हुआन वास्तव में रोजमर्रा की दुनिया और अदृश्य दुनिया की वास्तविकता के बीच एक कनेक्टिंग ट्रेस था, जिसे उन्होंने अलौकिक का क्षेत्र नहीं बल्कि दूसरे ध्यान का क्षेत्र कहा। एक शिक्षक के रूप में उनका कार्य इसे मेरी धारणा के लिए सुलभ बनाना था। अपने पिछले काम में मैंने इसके लिए उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों का वर्णन किया, साथ ही जादुई कला की तकनीकों का भी वर्णन किया जो उन्होंने मुझे अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सपने देखने की विशेष कला थी। नियंत्रित सपने देखने की कला। डॉन हुआन ने तर्क दिया कि दुनिया, जिसे हम एकमात्र और अनिश्चित रूप से निरपेक्ष मानते हैं, केवल कई समानांतर दुनिया में से एक है, जो एक प्याज में परतों की तरह व्यवस्थित है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अन्य अस्तित्व के ये सभी क्षेत्र भी हमारी दुनिया की तरह वास्तविक, अद्वितीय और निरपेक्ष हैं, और हमारे पास कुछ हद तक उनमें घुसने की क्षमता है, हालांकि हम केवल अपनी दुनिया को देखने की क्षमता से ऊर्जावान रूप से सीमित हैं। डॉन हुआन ने मुझे समझाया कि अकेले इच्छा अन्य दुनिया को देखने के लिए सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा करना आवश्यक है। अन्य दुनिया हमारी जागरूकता के लगातार और स्वतंत्र रूप से मौजूद है, लेकिन हमारी धारणा के लिए उनकी पहुंच पूरी तरह से हमारी ऊर्जा कंडीशनिंग का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, केवल इस कंडीशनिंग के कारण हम इस बात से सहमत होने के लिए मजबूर हैं कि हमारे दैनिक जीवन की दुनिया ही एकमात्र संभव दुनिया है। डॉन हुआन का मानना था कि हमारी ऊर्जा कंडीशनिंग काफी ठीक है। उन्होंने दावा किया कि प्राचीन काल में जादूगरों ने हमारी धारणा क्षमताओं की ऊर्जा कंडीशनिंग को बदलने के लिए डिजाइन किए गए व्यवहारिक तरीकों की एक प्रणाली विकसित की थी। व्यवहारिक तरीकों के इस सेट को सपने देखने की कला कहा जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं समझता हूं कि डॉन हुआन ने सपने देखने की कला को सबसे सटीक रूप से वर्णित किया, इसे अनंत का प्रवेश द्वार कहा। उसी समय मैंने कहा कि इस रूपक का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो रूपकों का उपयोग नहीं करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया।
मान लीजिए कि सपने देखने की कला व्यवहारिक तरीका है जिसके द्वारा जादूगर साधारण सपनों का उपयोग करते हैं। साधारण सपनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? मैंने पूछा। शब्द, उन्होंने कहा, वे हमेशा हमें गुमराह करते हैं। जब मेरे शिक्षक ने मुझे समझाने की कोशिश की कि सपने देखने की कला क्या है, तो उन्होंने इसे दुनिया को शुभ रात्रि की कामना करने का एक जादुई तरीका कहा। बेशक, वो सिर्फ अपने विवरण को मेरी मानसिकता की प्रकृति में फिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने मामले में भी ऐसा ही करता हूं। किसी और कारण से, डॉन हुआन ने मुझे बताया, सपने का अनुभव होना चाहिए, अन्यथा ये समझना असंभव है कि यह क्या है। सपनों का मात्र अवलोकन एक सपना नहीं है। विचार की उड़ान, वांछित का प्रतिनिधित्व और कल्पना की तस्वीरें बनाने के लिए कोई भी कार्रवाई भी समान नहीं है। सपना हमें अन्य दुनिया को समझने की संभावना को प्रकट करता है। हम इन दुनियाओं का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन हम यह वर्णन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें उन्हें क्या समझने की अनुमति है। और साथ ही, ये हमें इस तरह से महसूस करने के लिए दिया जाता है कि सपना हमारे लिए होने के अन्य क्षेत्रों का प्रवेश द्वार खोलता है। मैं कहूंगा कि एक सपना एक सनसनी है, शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया है, और मन में जागरूकता पैदा होती है। सामान्य प्रशिक्षण के दौरान, डॉन हुआन ने मुझे सपने देखने की कला के सिद्धांतों, सैद्धांतिक औचित्य और व्यवहारिक तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। उनके निर्देश दो भागों में विभाजित थे। उनमें से पहले सपने देखने की प्रथाओं के वास्तविक तरीकों से संबंधित थे। दूसरा इन तकनीकों का सार स्पष्टीकरण था। डॉन हुआन ने जिस शिक्षण का उपयोग किया, वो एक प्रकार का खेल था, जो मेरी विशुद्ध बौद्धिक जिज्ञासा और इस जिज्ञासा को व्यवहारिक रूप से संतुष्ट करने की मेरी इच्छा पर आधारित था। शुरुआत में, डॉन हुआन ने मुझे सपने देखने के अमूर्त सिद्धांतों को उजागर करने में दिलचस्पी ली, और फिर मुझे व्यवहारिक पक्ष से परिचित कराया, जिससे मुझे सबसे प्रत्यक्ष तरीके से अपनी रुचि को संतुष्ट करने का अवसर मिला। मैंने पहले ही यह सब उतना ही विस्तार से वर्णित किया है जितना मैं कर सकता था। मैंने उस विशेष जादुई वातावरण का भी वर्णन किया जिसमें डॉन हुआन ने मुझे अपनी कला सिखाने के लिए पेश किया। इस माहौल में मेरा कामकाज मेरे लिए विशेष रुचि का था, क्योंकि यह पूरी तरह से दूसरे ध्यान के क्षेत्र से संबंधित था। ये दूसरे ध्यान में था कि मैंने 10 महिलाओं और 5 पुरुषों, डॉन हुआन के दस्ते के सदस्यों के साथ साथ उनके छात्रों के साथ बातचीत की, जिनमें 4 युवक और 4 युवतियां थीं। डॉन हुआन ने छात्रों को उनकी दुनिया में प्रवेश करने के तुरंत बाद भर्ती किया। उन्होंने मुझे पूरी निश्चितता के साथ स्पष्ट कर दिया कि वे एक पारंपरिक जादू समूह बनाते हैं जो जादूगरों की अपनी पार्टी की संरचना को पुनः पेश करता है, और मैं उनका नेतृत्व करूंगा। हालांकि, मेरे साथ काम करने के दौरान, उन्होंने महसूस किया कि मैं वही नहीं था जो उन्होंने मूल रूप से मेरे होने की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऊर्जा विन्यास के संदर्भ में अंतर को समझाया जो केवल जादूगर देख सकते हैं। मेरे ऊर्जा क्षेत्र में 4 क्षेत्र नहीं थे, जैसे डॉन हुआन का अपना, लेकिन केवल 3। उसे ये सोचना गलत था कि वो इस दोष को ठीक कर सकता है। इस ऊर्जा विन्यास के कारण, मैं डॉन हुआन द्वारा भर्ती 8 छात्रों के नेता की भूमिका के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। इसके अलावा, यह इतना बुरा था कि कोई और रास्ता नहीं देखकर, डॉन हुआन को उन लोगों के एक नए समूह की भर्ती करने के लिए मजबूर किया गया, जो मेरी ऊर्जा संरचना के अधिक निकटता से मेल खाते थे। मैंने उस समय और पर्याप्त विस्तार से हुई सभी घटनाओं के बारे में पहले ही लिखा है, लेकिन मैंने कभी छात्रों के दूसरे समूह का उल्लेख नहीं किया। डॉन हुआन ने मुझे ऐसा करने से सख्ती से मना किया, फिर उन्होंने दावा किया कि वे पूरी तरह से मेरे क्षेत्र में थे। और शुरुआत में हमारे बीच संपन्न समझौते के अनुसार, मुझे केवल डॉन हुआन के राजभाषा से संबंधित लिखने की अनुमति थी। छात्रों का दूसरा समूह, या बल्कि महिला छात्र, जो असाधारण रूप से कॉम्पैक्ट थे, में केवल 3 सदस्य शामिल थे। सीर फ्लोरिडा ग्रू, स्टाकर ताइशा एबेलाड और नागुअल वुमन कैरोल टिक।
हमने दूसरे ध्यान में विशेष रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत की। रोजमर्रा की जिंदगी की दुनिया में हमें एक दूसरे के बारे में अस्पष्ट विचार भी नहीं था। डॉन हुआन के साथ हम में से प्रत्येक के रिश्ते के लिए यह सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट था। उन्होंने हम में से प्रत्येक के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण में समान रूप से भारी प्रयासों का निवेश किया। फिर भी अंत में जब डॉन हुआन का समय लगभग समाप्त हो गया था, तो उसके आसन प्रस्थान के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव ने दूसरे ध्यान के क्षेत्र की पहले की अस्थिर सीमाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। नतीजतन हमारी बातचीत रोजमर्रा की जिंदगी में फैलने लगी और हम पहली बार मिले जैसा कि हमें लग रहा था। सामान्य जागरूकता की स्थिति में हम में से कोई भी दूसरे ध्यान के क्षेत्र में हमारी गहरी और गहन बातचीत के बारे में नहीं जानता था। चूंकि हम सभी तर्कसंगत लोग एक डिग्री या किसी अन्य के लिए थे, इसलिए हम ये जानकर हैरान थे कि हम पहले ही मिल चुके थे। बौद्धिक रूप से ये तथ्य था और निश्चित रूप से हमारे लिए समझ से बाहर है। यद्यपि हम पूरी निश्चितता के साथ जानते थे कि यह सब किसी भी तरह से हमारे व्यवहारिक अनुभव से परे नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ परेशान करने वाले ज्ञान के साथ अकेले रह गए थे कि हमारा मानस हमारे रोजमर्रा के कारण की तुलना में एक बहुत अधिक जटिल चीज है या अकादमिक वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम हमें बताते हैं। एक दिन जब डॉन हुआन अभी भी हमारे साथ था, हम सभी ने एक साथ उसे स्पष्ट करने और हमें समझाने के लिए कहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि दो संभावित स्पष्टीकरण थे। पहला हमें कुछ हद तक हमारे टूटे हुए विवेक का समर्थन करने की अनुमति देता है। इस प्रकार के अनुसार दूसरा ध्यान जागरूकता की स्थिति है जो भ्रम के क्षेत्र से भी स्पष्ट रूप से संबंधित है, जैसे हाथी आकाश में उड़ते हैं। इसलिए हमने जो कुछ भी सोचा था कि हमने इस राज्य में अनुभव किया था, वो कृत्रिम निद्रावस्था के न्याय के परिणाम से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरा विकल्प, जिस तरह से इसे जादूगरों द्वारा समझा जाता है, वो जागरूकता के ऊर्जा विन्यास के विचार पर आधारित है। हालांकि सपने देखने की कला के अभ्यास पर मुझे दिए गए कार्यों के प्रदर्शन के दौरान दूसरे ध्यान की बाधा मेरे लिए अपरिवर्तित रही। हर बार जब मैंने स्वप्न अवस्था में प्रवेश किया, तो मैंने दूसरे ध्यान के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। लेकिन जब मैं उठा और इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इससे बाहर था। इसलिए कई वर्षों से मैं सपने देखने की प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव का केवल एक अंश ही याद कर पाया हूं। मैं जो कर रहा था उसका मुख्य हिस्सा मेरे लिए ऊर्जावान रूप से दुर्गम था। मेरे दिमाग की सामग्री को पुनर्गठित करने और घटनाओं के रैखिक अनुक्रम को बहाल करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा करने में मुझे 15 साल लग गए। 1973 से 1980 8 साल की निरंतर कड़ी मेहनत। आखिरकार मुझे याद आया। एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध घटनाएं एक दूसरे के पूरक हैं, और मैं अंत में अपनी स्मृति में उन स्थानों को भरने में कामयाब रहा जो पहले अंतराल लगते थे। इस तरह मैंने सपने देखने की कला के अभ्यास से संबंधित डॉन हुआन के पाठों के आंतरिक क्रम और पूर्ण अनुक्रम को बहाल किया। पहले, इस अनुक्रम की पूर्णता की ऐसी बहाली मेरे लिए इस तथ्य के कारण मौलिक रूप से असंभव थी कि डॉन हुआन ने लगातार मेरी जागरूकता की स्थिति को रोजमर्रा की जिंदगी और दूसरे ध्यान के क्षेत्रों के बीच उतार चढ़ाव के लिए मजबूर किया। ये पुस्तक मेरे जागरूकता के पुनर्गठन का परिणाम है। अब मैं अपने जल लेख के अंतिम भाग में आ गया हूं, अर्थात जिन कारणों ने मुझे फिर से कलम उठाने और इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित किया। सपने देखने की कला पर डॉन हुआन के शिक्षण में निहित लगभग पूरी जानकारी होने के बाद, मैं अपने भविष्य के कार्यों में अपने 4 अंतिम छात्रों, फ्लोरिंडा ग्रू, ताइशा हाबिल, कैरोल टिक्स और खुद की वर्तमान स्थिति और हितों को छूना चाहूंगा।
लेकिन इससे पहले कि मैं डॉन हुआन के मार्गदर्शन में हमारे प्रशिक्षण के परिणामों और हमारे ऊपर उनके प्रभाव के बारे में बताना शुरू करूं, मैं अपने नए ज्ञान के प्रकाश में डॉन हुआन के शिक्षण के उन वर्गों को सपने देखने की कला के बारे में प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं जो मेरे पास पहले नहीं थे। इस काम को लिखने के पक्ष में निर्णायक तर्क नागुअल महिला कैरोल्टिक्स द्वारा तैयार किया गया था। उनका मानना है कि डॉन हुआन द्वारा हमें छोड़ी गई दुनिया के बारे में बताकर हम छात्रों के रूप में उनके प्रति आभार और भक्ति व्यक्त करते हैं।